Yes, hello everyone. This is a fast track revision on a very famous chapter, section 141, 144, and if the time permits, we'll also cover section 142. मैं बहुत फास्ट रहूंगा बिकॉज ये क्लास 2 क्लास चली थी अराउंड 4 आवर्स. बस इसमें मैं कोशिश करूंगा कि 15 मिनट में इन सारी बारीकियों को कवर कर सकूं. पीपीटी स्लाइड्स मेरे वेबसाइट पर www.amitbachawat.com में दिए हुए हैं, पर अभी आप मेरे संग अपने किताबों को भी फॉलो कर सकते हैं. तो सेक्शन 141 का सब सेक्शन 1 बोलता है दैट हु इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर. आप जब ऑडिटर के रूप में अपॉइंट होते हैं तो या तो आप इंडिविजुअल के रूप में हो सकते हैं, या आप फर्म के रूप में हो सकते हैं, या इंडियन एलएलपी के रूप में हो सकते हैं. ओके, एंड एक फर्म ऐसा फर्म हो जहां मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर क्वालिफाइड टू बिकम एन ऑडिटर. यानी कि बात की जा रही है मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म की, जहां पर अगर मेजॉरिटी पार्टनर्स के पास सीओपी है, वो सीए हैं, चलेगा. अगर एक या दो पार्टनर सीएस या सीए में है तो भी चलेगा. तो मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म को प्रमोट करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को लाया गया है. ओके, आफ्टर दिस ये हमने ऑलरेडी कर लिया. सेक्शन 141 सबसेक्शन 2, फर्म या एलएलपी जब ऑडिटर के रूप में अपॉइंट करते हैं हम, साइन कौन करेगा? लिखा हुआ ओनली द पार्टनर्स हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स शैल बी ऑथराइज्ड टू साइन द audit report on behalf of the firm. Section 141 subsection 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, that who cannot become an auditor, सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट दिया है, बट फिर आगे एक्सेप्शन है. इंडियन एलएलपीज दो दे आर बॉडी कॉर्पोरेट्स, दे कैन बिकम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी. उसके बाद लिखा हुआ था यहां पर एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. ऑफिसर का डेफिनेशन हम कंपनीज एक्ट से ही लेंगे. ऑफ कोर्स इट इंक्लूड्स KMP, डायरेक्टर, मैनेजर, ये सब ऑफिसर के डेफिनेशन में है. और एनी अदर पर्सन इन अकॉर्डेंस विथ हुज डायरेक्शंस द बोर्ड इज अकस्टम्ड टू एक्ट, वो भी ऑफिसर है. तो हमारे कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय अगर आप हैं, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप सीओपी है आपके पास, पर आप ऑडिटर नहीं बन सकते. द कंपनी लिखा है सिर्फ. अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और इज एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता. अच्छा, एक चीज बता दूं, ये सारी डिस्क्वालिफिकेशंस की जो बातें मैं कर रहा हूं, दे हैव टू बी चेक्ड ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड इवन आफ्टर अपॉइंटमेंट. ये कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 141 सबसेक्शन 4 में. आफ्टर अपॉइंटमेंट इफ एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशंस जो अभी तक आप पढ़ चुके हैं और आप जो पढ़ेंगे, आफ्टर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर, इफ एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट्स यू, then in that case you cannot continue as auditor, you have to vacate office. ये सेक्शन 141 सबसेक्शन 4 में लिखा हुआ है. सर ये समझ में नहीं आया, एग्जांपल दीजिए. ये देखिए एग्जांपल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसे अपॉइंट किया गया है एज ऑडिटर ऑफ लक्ष्मण लिमिटेड इन सितंबर 15. लेटर ऑन इन 2016 ही जॉइंड another चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके, एज अ पार्टनर. और वो अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा कौन है? हमारे इस कंपनी का वो अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे इस कंपनी का मैनेजर फिनेंस है, यानी कि वो हमारे कंपनी का ऑफिसर है. सर तो हुआ क्या? हम लोग अभी अभी पढ़े थे, ऑफिसर एम्प्लॉय नहीं बन सकते. सर तो उसको थोड़ी बनाया, मिस्टर बी को थोड़ी बनाया मैंने. आपने मिस्टर बी को नहीं बनाया, बट आप हमारे ऑफिसर और एम्प्लॉय के अगर पार्टनर बन जाते हैं अपॉइंटमेंट के बाद, तो आपको अपनी ऑडिटरशिप वेकेट करनी पड़ेगी. ओ माय गॉड, यस. तो आंसर राइटिंग पैटर्न भी हमने सीखा था, यानी घुमा के पूछ लिया क्लॉज को, उस समय लोग समझा नहीं पाते हैं. यानी कि ऑफिसर और एम्प्लॉय तो बन ही नहीं सकता, बट पार्टनर ऑफ दैट ऑफिसर और एम्प्लॉय नहीं बन सकता. सर हम तो बन गए ऑफिसर, उसके बाद हम पार्टनर बने ऑफिसर का. आप वही काम किए जो 141 सबसेक्शन 4 में मना किया गया है, that after becoming auditor, if the disqualifications are attracted, the auditor has to vacate the office. Okay. उसी तरह हमने यहां पे फिर आगे बढ़े हम लोग, तो ये एबीसी हो गए. ये 141 सबसेक्शन 3 का क्लॉज डी है, और इसके अंदर हम लोग 3 क्लॉज पढ़ते हैं. जहां कॉमन डायलॉग आता है कि शायरी यूज किया था मैंने, 3 लोग फंसते हैं यहां पर, पर्सन या उसके रिलेटिव या पार्टनर. अगर कोई सिक्योरिटी, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी या इंटरेस्ट, वोटिंग पावर से मतलब है, कहां होल्ड करता हो? अपने कंपनी में, सब्सिडरी कंपनी में, होल्डिंग कंपनी में, एसोसिएट कंपनी में, या हमारे फेलो सब्सिडरीज में. फेलो सब्सिडरीज का मैंने बताया था मतलब एनी अदर सब्सिडरी ऑफ द सेम होल्डिंग कंपनी. उसी होल्डिंग कंपनी के जो और सब्सिडरीज है वहां पे भी अगर मैं होल्ड करता हूं,
तो ऐसे सिचुएशन में मैं ऑडिटर नहीं बन पाऊंगा। ओके, मैं अगर 1 रुपया का भी होल्ड करूं सर, यस, पर एक एक्सेप्शन है, मेरे रिलेटिव्स अगर फेस वैल्यू एग्जाम में केस स्टडी में कंफ्यूज करने के लिए मार्केट वैल्यू भी देंगे 1.5 लाख का, पर फेस वैल्यू अगर 1 लाख तक का आप होल्ड कर रहे हैं अपनी कंपनी में सिर्फ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अगर रिलेटिव्स या 99,000 का फेस वैल्यू होल्ड कर लिया होल्डिंग कंपनी में, आप डिस्क्वालिफाइड है, ऑडिटर नहीं बन सकते। सी द कंपनी में उसे रिलैक्सेशन दिया गया है। सर मैं ऑडिटर बन गया, बनने के बाद मेरा रिलेटिव जाके होल्ड कर लिया 1.5 लाख का, 60 दिन का टाइम दिया गया है, विद इन 60 डेज ऑफ एक्विजिशन उसे आप रिक्वेस्ट करिए डिस्पोज ऑफ कर दे तो आप बच जाएंगे, वरना 60 दिन के समाप्ति पे यू हैव टू वेकेट द ऑफिस। रिवीजन है इसलिए फास्ट बोलूंगा। इसी के अंदर हमने और भी पॉइंट्स यहां देखे थे। ये देखिए सारे चारों केसेस पढ़िए, 4 केसेस हैं यहां पर, जल्दी से देखिए चारों केसेस को। कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है कि आप सीए हैं, आपकी होल्डिंग 95,000 और आप हड़बड़ी में पढ़ के रखे थे हाँ फेस वैल्यू 1 लाख तो अलाउड है। अरे आपको तो 1 रुपया भी अलाउड नहीं है, रिलेटिव्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी था अप टू 1 लाख फेस वैल्यू, एंड वो भी सिर्फ खुद के कंपनी में अगर वो होल्ड करते हैं आपकी कंपनी में, तो होल्डिंग सब्सिडरी में रिलैक्सेशन नहीं है। ओके, इसमें पहला वाला में लोग गलत बोल देते हैं हड़बड़ा के, फेस वैल्यू 1 लाख उनके लिए एक डेडली पॉइंट बन जाता है। उसी तरह 3 लोग फंसते हैं और आप इनडेटेड हैं, कंपनी से कोई उधारी पे आपने माल लिया है, 5 लाख के ऊपर की अगर आपकी उधारी है इनके प्रति, तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते। सर मैंने नहीं लिया, मेरे रिलेटिव ने लिया, आप नहीं बन पाएंगे। सर मेरे रिलेटिव ने लिया, मेरे पार्टनर ने ले लिया, सर आप नहीं बन पाएंगे। ओके, एग्जाम में आया एग्जैक्टली 5 लाख आप बन सकते हैं। सर आप बोला ना 5 लाख में अट्रैक्ट होता है, कौन बोला? मेरा नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? यहां पे लिखा हुआ है इन एक्सेस ऑफ 5 लाख। ओ ये भी ध्यान रखना है। अंडरस्टूड एवरीवन? अब यहां पे 3 अच्छे केस स्टडीज थे, जल्दी से पढ़ो, मेरे सारे करवाए हुए हैं, रिवीजन चल रहा है, तीनों आप रीड करो इस रिवीजन लिंक के अंदर। सब कराया हुआ है, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं। बेवकूफ बना दिया एग्जाम में, पेमेंट का तो ड्यू डेट ही नहीं आया, क्रेडिट चल रहा है तो क्या हुआ, पेमेंट ड्यू थोड़ी हुआ है, 6 लाख का पेमेंट ड्यू ही नहीं हुआ। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लैंग्वेज था इनडेटेडनेस, पेमेंट ड्यू हुआ हो नहीं हुआ हो दैट इज इमटेरियल। अंडरस्टूड? आप नहीं बन पाएंगे। सर क्रेडिट कार्ड से मैंने 6 लाख का पेमेंट किया है, अब मैं क्या उसका ऑडिटर बन सकता हूं? तुम्हें लगेगा क्रेडिट चल रहा है 6 लाख का, क्रेडिट कार्ड से तो पेमेंट हो गया, पेमेंट ड्यू कहां है? इंडेटेडनेस आप तो बैंकिंग के प्रति है, कंपनी के प्रति तो इंडेटेडनेस है ही नहीं, आप बन सकते हैं। और लास्ट वाला तो और अच्छा है, यहां आपने कुछ लिया, आपके रिलेटिव ने कुछ लिया, आपके पार्टनर ने कुछ लिया, क्रेडिट पे माल सारे ऐड होंगे, कुछ आपके कंपनी से लिए गए, कुछ आपके सब्सिडरी से लिए गए, कुछ एसोसिएट से लिए, सारे ऐड होंगे। तो केस स्टडीज भी रिवीजन में इंकॉर्पोरेट कर दे रहा हूं। केस स्टडी लिखने का मैंने अलग पूरा डिटेल्ड क्लास लिया था, हाउ द थिंग्स आर शेप्ड, पहले प्रोविजन, फिर एनालिसिस, फिर फैक्ट्स। फोटो उतार लीजिए अगर चाहिए। चलिए, वेरी वेरी गुड। नाउ आफ्टर दिस हमने यहां ये भी पढ़ा था, आप या आपके रिलेटिव या पार्टनर गारंटी दे रहे हैं, या गारंटी क्या होता है? पर्सनल गारंटी, और कोई टेंजिबल सिक्योरिटी दे रहे हैं दूसरों के लोन के लिए, और दूसरों को लोन कौन दिया? आपके ओशाज ने, ओन कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी और एनी अदर सब्सिडरी ऑफ द सेम होल्डिंग कंपनी, फेलो सब्सिडरीज। और वो गारंटी का अमाउंट या सिक्योरिटी का अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है। अब आप पूछोगे सर एग्जैक्टली 1 लाख हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर तीनों में से एक भी जन ने ऐसी गारंटी दी है, और जानबूझ के एग्जाम में आएगा इंडेटेडनेस तो 4.5 लाख का था, गारंटी 1 लाख का था, तो तुम कई लोग तो बस इंडेटेडनेस में अटक जाते हैं सर, वो तो मोर देन 5 लाख में अट्रैक्ट होता है। पर यहां क्वेश्चन आपका गारंटी या सिक्योरिटी के एंगल से पूछा है, और अगर बोल दे 1 लाख का गारंटी दिया है, तब तो सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। सर आपने बोला ना ग्रेटर देन बोला, यानी कैसे कैसे आप रॉन्ग कर सकते हैं, मुझे सब पता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपका या आपके रिलेटिव का कोई बिजनेस रिलेशनशिप, सॉरी आपके या आपके फर्म का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
कोई बिजनेस रिलेशनशिप है, ओन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, एनी अदर सब्सिडरी, एंड एक और लाइन आएगा, और एसोसिएट कंपनी ऑफ सच नेचर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। याद आया आपको, ये भी मैंने बताया था आपको, ऐसे सिचुएशन में भी आप ऑडिटर नहीं बन पाएंगे। बिजनेस रिलेशनशिप में क्या क्या एक्सक्लूडेड है वो देख लो। एनी टाइप ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन इज अ बिजनेस रिलेशन। आप कोई बिल्डिंग उनको रेंट पर दे रखे हैं, आप उनको लोन दे रखे हैं, तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन कम्स इनटू पिक्चर। कोई जॉइंट वेंचर है, सीए का एक सीए है, बुक राइटर है, और पब्लिशिंग कंपनी के संग आपका जॉइंट वेंचर चल रहा है, आप अच्छी अच्छी बुक्स लिखेंगे, वो बेचेंगे, ये बिजनेस रिलेशनशिप का रूप ले लेता है। पर क्या एक्सक्लूडेड है? अगर प्रोफेशनल सर्विसेज हैं विद इन द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, वो एक्सक्लूडेड है। या कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उस कंपनी का बिजनेस है, एंड एट आर्म्स लेंथ प्राइस यानी मार्केट प्राइस, एंड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस आर एज फेवरेबल, आर एज गिवन टू अदर पार्टीज। इसका मतलब क्या है? सपोज मैं आईटीसी होटल में गया, वहां रुका हूं, उनका पेमेंट किया मैंने, प्राइस का, होटल वालों का ऑर्डिनरी कोर्स है, और मैंने उनको उनका जो रेट था वो दिया है। अब मैं क्या उसका ऑडिट नहीं कर पाऊंगा इस ग्राउंड पर कि मेरी एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो गई, मेरी एक बिजनेस रिलेशनशिप उनके साथ इस साल हो गई? मैं बन पाऊंगा, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स एंड एट आर्म्स लेंथ। और फिर एग्जाम्पल दिया, लाइक सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द ऑर्डिनरी कोर्स। ये सब जो लोग करते हैं, मेरे पास जियो का पोस्टपेड कनेक्शन है और उनका तो काम ही है ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों का, और मैं पेमेंट करता हूं, तो मैं क्या उसका ऑडिटर नहीं बन पाऊंगा? बन पाऊंगा। एक सीए है, वो कई बार बैंकों के लिए मेरे को सर्टिफिकेट्स देता है, तो प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर आ जाएगा, तो ये भी मैं बन सकता हूं, बिकॉज वहां लिखा था इट एक्सक्लूड्स, क्या बिजनेस रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा? सर्विसेज इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर्ड बाय एन ऑडिटर अंडर दिस एक्ट एंड द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। तो इस एक्ट में हम लोग एक प्रोहिबिटेड सर्विसेज का भी लिस्ट पढ़ेंगे, तो उसके अलावा परमिटेड सर्विसेज फिर क्या होता है, विल अंडरस्टैंड। आपके रिलेटिव अगर यहां डायरेक्टर हैं या यहां केएमपी हैं, तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते। अगर आपके रिलेटिव यहां डायरेक्टर है, अगर आपके रिलेटिव होल्डिंग या सब्सिडियरी या एसोसिएट में केएमपी वेएमपी हैं, आप यहां बन जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सिर्फ इस सेक्शन में द कंपनी वर्ड यूज हुआ है। आप अगर ऑलरेडी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर हैं, तो आप ऑडिट का काम कर नहीं सकते, या आपकी ऑलरेडी मोर देन 20 कंपनी ऑडिट्स पर पार्टनर ली गई है। फर्म के केस में हमने लिमिट्स बहुत डिटेल में सीखा था, ये तो रिवीजन है तो मैं पॉइंट बोल रहा हूं, बट इसमें भी कुछ कुछ एक्सक्लूडेड हैं। डॉप्स आर एक्सक्लूडेड, डोरमेंट कंपनी, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, एंड वो प्राइवेट कंपनीज जिसकी पेड अप कैपिटल आप देखोगे 100 करोड़ या उसके नीचे है, और ऐसा फिगर रख दिया कि इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारी प्राइवेट कंपनीज इस लिमिट के अंदर आ जाएंगी। एक ऐसा शख्स जिसको कन्विक्टेड घोषित किया गया है ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड 10 इयर्स पास नहीं हुए हैं सजा सुनाए हुए, तो वो ऑडिटर नहीं बन पाएगा। एक ऐसा शख्स जो इस टाइप के सर्विसेज रेंडर कर रहा हो, जो सेक्शन 144 में लिखा है, अभी हम लोग देख लेंगे 144 में कौन कौन से प्रोहिबिटेड सर्विसेज की लिस्ट है, पर किस किस को रेंडर कर रहा हूं? ओश को। इस बार एसोसिएट कंपनी को अगर मैं 144 के सर्विसेज रेंडर कर रहा होता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कर रहा हूं अगर ये सब सर्विसेज, या मैं इनडायरेक्टली करवा रहा हूं अपने रिलेटिव्स के थ्रू, या कोई ऐसी एंटिटी के थ्रू जो मेरा ही ब्रांड नेम यूज करती है, या वो एंटिटी पर मेरा सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस या कंट्रोल है, वो भी इनडायरेक्टली शब्द के अंदर आ जाएंगे। और जानबूझ के एग्जाम में आएगा, आप बुक कीपिंग सर्विसेज अपने होल्डिंग कंपनी का कर रहे हैं, तो आप क्या इस कंपनी का ऑडिटिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप बुक कीपिंग सर्विसेज अपने एसोसिएट कंपनी का कर रहे हैं, बुक कीपिंग इज वन ऑफ द प्रोहिबिटेड सर्विसेज, आप बुक कीपिंग सर्विसेज अपने एसोसिएट कंपनी का कर रहे हैं, तो इस कंपनी का ऑडिट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इस बार कर पाओगे, बिकॉज कंपनी होल्डिंग एंड सब्सिडरी को प्रोहिबिटेड सर्विसेज रेंडर करने से मना किया गया है। एसोसिएट कंपनी में अगर आप कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम इस बार नहीं है, क्योंकि आज सारे पॉइंट्स में ओशा OSHA में वो प्रॉब्लम था, पर यहां नहीं है। 20 कंपनी ऑडिट्स को गिनते वक्त टैक्स ऑडिट काउंट नहीं होता है, बट गवर्नमेंट कंपनी काउंट होता है, सेक्शन 8 कंपनी काउंट होता है, जॉइंट ऑडिट एक काउंट होता है, 1 कंपनी एंड 30 ब्रांचेस आर काउंटेड एज 1, प्रोप्राइटरी ऑडिट और ये सब काउंट नहीं होते हैं। एक ऑडिटर थोड़ा थोड़ा फीस प्रोग्रेसिव बेसिस पे जैसे जैसे काम कंप्लीट होता है लेता रहता है। 7 लाख उसने ले लिया है अभी तक, वो इंडेटेड नहीं माना जाएगा।
ये सी इंस्टीट्यूट का क्लैरिफिकेशन आया है that if he is taking fees on progressive basis and resolution has been passed in shareholders meeting, he is not considered to be indebted. तो ये सारे पॉइंट्स हमने देखे यहां पर. तो फाइनली इफ यू सी कि कैसा लग रहा है अगर मैं पूरे डिस्क्वालिफिकेशन को समराइज करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पॉइंट्स आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा. डिस्क्वालिफिकेशन के 11 पॉइंट्स हैं. एंड 141(4) क्या है? वेकेशन वाला बात की आफ्टर बिकमिंग इफ दीज डिस्क्वालिफिकेशंस अट्रैक्ट यू हैव टू वेकेट द ऑफिस. और रिलेटिव में देखोगे कई बार घुमा के पूछ लेता है दैट व्हाट इज नॉट कवर्ड इनसाइड द टर्म रिलेटिव. ब्रदर सन, सिस्टर सन, ग्रैंड पेरेंट्स, इन लॉज, फादर इन लॉज, मदर इन लॉ, ग्रैंड चिल्ड्रन, दे आर नॉट रिलेटिव्स. ये हम लोग कंपनी लॉ में भी पढ़ चुके हैं. यहां मैंने फिर से टच किया था इस पॉइंट को. ओके, नाउ ऑडिटर्स सेक्शन 144 में प्रोहिबिटेड लिस्ट ऑफ सर्विसेज दिया हुआ है. कोई अदर सर्विसेज अदर देन ऑडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो बोर्ड ने अप्रूव कर रखा हो या ऑडिट कमेटी ने बोला हो. प्रोहिबिटेड सर्विसेज को मैंने याद करने का एक टेक्निक बताया था कि मीरा से मिलना प्रोहिबिट कर दिया उसके पिताजी ने. सर क्या बोल रहे हैं? यस, मैनेजमेंट सर्विसेज, आई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंटरनल ऑडिट, आई के तीनों मिल गए. यस सर. R rendering of outsourced financial services, A is actuarial services, and this A, another A is actuarial services, और एक A क्या है? Accounting and bookkeeping. And F is financial information system का design and implementation. MIIIR. तो मीरा से मिलना उसके पिताजी फादर ने मना कर दिया है. ये prohibited services आप ओश को नहीं दे सकते. ये सब लिस्ट जो है साबिन्स ऑक्सली एक्ट से इन्फ्लुएंस होकर भारत में भी जुड़ा था. आफ्टर द फ्रॉड, एनरॉन फ्रॉड, जो बड़ा कॉर्पोरेट स्कैंडल हुआ था, उसके बाद ये भारत में भी जुड़ा है. और सर्विसेज बात चल रहा है प्रिस्क्राइब्ड होने का, धीरे धीरे आ जाएगा और लिस्ट पर. कुछ कुछ सर्विसेज आप दे सकते हैं, ये भी हमने देखा था यहां पर. एंड द लास्ट पार्ट सेक्शन 142. अच्छा, जो सर्विसेज प्रोहिबिटेड है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटिव के थ्रू या ऐसे एंटिटी जो आप ही का ब्रांड नेम यूज करता है या जिस पर आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, वो सब कवर हो जाता है. पर याद रखना, एसोसिएट कंपनी को अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं ये सब सर्विसेज. रेम्यूनरेशन की बात बहुत सिंपल थी. यहां पर रेम्यूनरेशन में आप यूजुअली देखोगे इस टाइप के फीस आते हैं. फर्स्ट ऑडिटर जब बोर्ड अपॉइंट करता है तो बोर्ड रेजोल्यूशन से फिक्स अपॉइंट होता है उसका रेम्यूनरेशन शेयर होल्डर्स मीटिंग में या तो जनरल मीटिंग में या सच अदर मैनर as may be determined by shareholders. And last but not the least, CNAG जब ऑडिटर अपॉइंट करता है, CNAG जब ऑडिटर अपॉइंट करता है, अपॉइंटमेंट CNAG कर रहा है, but the remuneration is fixed by shareholders. This is very very important. लोग MCQ में भूल जाते हैं. इतना ही नहीं, इसके कुछ बड़े बड़े केस स्टडीज हमने किए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कैसे होती है, आंसर्स को लिखा कैसे जाता है. ये जरूर करिएगा, बिकॉज इसके बिना यस या नो पर कोई मार्क्स नहीं है. तो वी हैव डन अराउंड 45 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस जोन, तो ये आपके सारे के सारे हो जाने चाहिए. थैंक यू सो मच.